नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेंद्र प्रताप सिंह, कालीचरण पीजी कॉलेज, चौक लखनऊ में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज बीएचडीसी 131 के अनिवार्य पाठ्यक्रम को यहाँ पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। बीए कार्यक्रम का अनिवार्य पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा कि नाम से ही बहुत बृहद है और ये पूरा पाठ्यक्रम आप लोगों के अ, कार्यक्रम में ये 17 इकाइयों में व्यवस्थित है। तो मैं आज की इस परिचर्चा में, इस व्याख्यान में प्रयास ये करूँगा कि ये 4 खंडों में आपका ये पूरा पाठ्यक्रम व्यवस्थित है। उनका एक सामान्य परिचय देंगे और उसके बाद खंड 1 के अंतर्गत जो इकाइयाँ हैं, आज की के व्याख्यान का मुख्य विषय खंड 1 की इकाइयों के अंतर्गत समेटने का प्रयत्न करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पूरा बीए प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है आपका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साहित्य का जो इतिहास है, वो बहुत बृहद है और साहित्य देश-काल के भीतर जो जनता की स्थितियाँ हैं, आशा, निराशा, आकांक्षा और उनके व्यवहार का यथावत चित्रण करता है। यह एक तरह का समानांतर और सांस्कृतिक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि किसी भी देश-काल विशेष में सत्ता व्यवस्था और राजनीति के इतर क्या कुछ घटित हो रहा होता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करता है। किसी भी समय का जो साहित्य है, उसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, वो स्थान विशेष के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जन आकांक्षा के अंतर्द्वंद से निर्मित होता है। यही वह कारक हैं, जिनके परिवर्तन के साथ साहित्यिक रुझान में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे सामने हिंदी साहित्य के विकास और परिवर्तन का लगभग 1100 वर्षों का एक लंबा कालखंड है, जिसे जानने के लिए, समझने के लिए उसमें कि शिल्पगत क्या परिवर्तन हुआ, संवेदनात्मक और अ, रचनात्मक रूप में किस तरह से साहित्य हमारे सामने आता है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक सिंहावलोकन कराना चाहूँगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से खंड 1 खंड 1 को 3 इकाइयों के अंतर्गत विभक्त किया गया है और खंड 1 में मुख्य रूप से काल विभाजन इकाई 1 के अंतर्गत है और नामकरण। इसी तरह से इकाई 2 के अंतर्गत आदिकालीन काव्य धाराओं की चर्चा की गई है और इकाई 3 में भक्ति आंदोलन, परिस्थितियाँ और सामान्य विशेषताएँ हैं। इकाई 3 इकाइयों के अंतर्गत हिंदी साहित्य का आरंभ और विकास को समेटा गया है। इसी प्रकार खंड 2 में भी 4 इकाइयों के अंतर्गत इस भक्तिकालीन काव्य धारा को व्यवस्थित किया गया है। इसमें इकाई 1 के अंतर्गत संध काव्य धारा है, इकाई 2 के अंतर्गत सूफी काव्य धारा और इकाई 3 के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा और इसी तरह से इकाई 4 के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा है। इन मुख्य रूप से 4 बिंदुओं के अंतर्गत भक्तिकालीन काव्य धारा का वर्णन किया गया है। इसी तरह से खंड 3 में रीति काव्य और आधुनिक साहित्य का आविर्भाव के विषय में बताया गया है। इसमें इकाई 8 रीति काव्य, परिस्थितियाँ और उनकी जो प्रवृत्तियाँ थीं, उस पर प्रकाश डाला गया है। इकाई 9 में रीति काव्य के जो प्रमुख कवि हुए हैं, उन पर विचार किया गया है और इकाई 10 और 11 में भारतीय युगीन साहित्य के विषय में बताया गया है। साथ ही साथ द्विवेदी युगीन साहित्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं, द्विवेदी युगीन साहित्य का जो प्रदेय अवदान है, उनके विषय में वर्णन किया गया है। खंड 4 में आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का उल्लेख किया गया है। इसमें कुल 6 इकाइयाँ हैं, जिनमें इकाई 12 के अंतर्गत हिंदी कहानी का विकास 1 और अगली इकाई में हिंदी कहानी का विकास 2 का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार इकाई 14
और 15 में उपन्यास का विकास 1 और हिंदी उपन्यास का विकास 2 के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से इकाई 18, स 17 और 16 में हिंदी नाटक का विकास और हिंदी निबंध का विकास के विषय में विस्तार से बताया गया है। इस तरह से जो बीएचडी बीएचडीसी 131 कोड का पाठ्यक्रम है, उसे कुल 17 इकाइयों में व्यवस्थित किया गया है और इन 17 इकाइयों को 4 खंडों में बाँटा गया है। आज की जो हमारी परिचर्चा है, वो मुख्य रूप से हम कोशिश करेंगे कि हिंदी साहित्य का आरंभ एवं विकास पर हम अपना व्याख्यान केंद्रित करेंगे और हिंदी साहित्य का आरंभ और विकास इसमें कुल 3 इकाइयाँ हैं और इन 3 इकाइयों में अ, मुख्य रूप से पहली जो इकाई है वो काल विभाजन और नामकरण की है, कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता क्या है? काल विभाजन और नामकरण का आधार क्या है? हिंदी साहित्य के काल विभाजन की मुख्य समस्या क्या है? और काल विभाजन के अब तक हुए जो विभिन्न प्रयास हैं, उन पर विचार करेंगे। किसी भी साहित्य को समझने के लिए उसके काल विभाजन का निर्धारण होना आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब तक हम काल विभाजन सबसे जो सबसे बड़ा आधार ये है कि बिना काल विभाजन के हम उसका सुचारू रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन-सा कवि किस प्रवृत्ति का है, किन प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर उसकी रचनाएँ हमें दृष्टिगत होती हैं और अ, उसके बाद उस कालखंड विशेष का आखिर नामकरण क्या रखा जाए। तो इन सब बातों पर विचार करने के लिए उसका नामकरण और काल विभाजन होना आवश्यक है। वस्तुतः काल विभाजन अंतिम रूप से किसी भी प्रवृत्ति के उत्थान या पतन का द्योतक नहीं हो सकता है। ये बात सच है क्योंकि साहित्य में किसी भी प्रवृत्ति की शुरुआत हिंदी इतिहास के किसी खास बिंदु पर ना होकर अचानक नहीं होती है। ये कह पाना बहुत कठिन होता है कि कोई भी प्रवृत्ति ना तो अचानक उत्पन्न होती है और ना तो अचानक समाप्त होती है। यही कारण है कि काल विभाजन में ये तय कर पाना कठिन हो जाता है कि कहाँ से हम उसका एक अ, स्वरूप निर्धारित करें कि उसकी सीमा तय करें और समय के अध्ययन की सुविधा के लिए काल सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण दोनों आवश्यक होता है। अ, इसलिए काल विभाजन अलग-अलग तरह के साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने उसको अलग-अलग तरीके का अपना किया है। काल विभाजन की आवश्यकता इसीलिए इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए ज़रूरी है। अध्ययन में एक व्यवस्था आती है, प्रवृत्तिगत परिवर्तन के कारणों के चलते ये पता चलता है कि कौन-सी विशेषताएँ किस साहित्य में कब रही हैं, इस पर इसके माध्यम से प्रकाश पड़ता है। बिना काल विभाजन के इतिहास व्यवस्थित और दिशाहीन होगा, इसलिए काल विभाजन आवश्यक है। काल विभाजन और नामकरण का कोई भी रूढ़ आधार नहीं हो सकता है। दूसरा ये भी सच उतना ही है और अलग-अलग समय में अलग-अलग स्थितियाँ निर्णायक होती हैं काल विभाजन के लिए। तो काल विभाजन के निर्धारण के लिए इसलिए काल विभाजन हर हाल में अ, उसका एक स्वरूप तभी तय हो पाता है जब उसका नामकरण और उसका काल विभाजन होता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि काल विभाजन का आधार क्या रखा जाए? काल विभाजन के आधार के रूप में कुछ साहित्यकार जैसे ऐतिहासिक काल विभाजन भी हो सकता है, जैसे आदिकाल हुआ, मध्यकाल हुआ और आधुनिक काल हुआ। तो ये ऐतिहासिक आधार पर इनका काल विभाजन किया है। इसी तरह से साहित्य में व्यक्ति विशेष के आधार पर भी कभी-कभी काल का निर्धारण या उसका नामकरण होता है। जैसे भारतेंदु युग हुआ, प्रसाद युग हुआ, प्रेमचंद युग हुआ। ये किसी साहित्यकार के पर केंद्रित इनका नामकरण और इनकी सीमाएँ या काल विभाजन इनका तय किया जाता है। इसी तरह से राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना के आधार पर भी काल विभाजन और उनका नामकरण होता है। जैसे भक्ति काल हुआ, द्विवेदी भारतेंदु युग हुआ, द्विवेदी युग हुआ। तो इसी तरह से भक्ति काल और नवजागरण काल हुआ। साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर भी रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि ये प्रवृत्तिगत आधार पर इनका
निर्धारण किया जाता है। किंतु हिंदी साहित्य के काल विभाजन की जो समस्या है, वो ये है कि बहुत सारे साहित्यकार ये तय नहीं कर पाते हैं कि एक मत नहीं हो पाते हैं। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें कि डॉक्टर गियर्शन हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो मानते हैं, उसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मानना है हिंदी साहित्य के इतिहास के अ, तिथि को लेकर के वो भिन्नता है। कई साहित्यकारों को एकरूपता उनके काल विभाजन और नामकरण दोनों में नहीं मिलता है। कुछ लोग उस तिथि को बहुत पहले ले जाते हैं, कुछ लोग बहुत बाद में ले जाते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य के की जो काल विभाजन और नामकरण की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनमें मतैक नहीं है। अलग-अलग इतिहासकार अलग-अलग तरीके से उनको आत्मसात करते हैं, उन पर अपना दृष्टिकोण रखते हैं। तो काल विभाजन और नामकरण की प्रमुख समस्या के रूप में ये बात हमारे सामने आती है कि अ, कि उनमें एक मत नहीं है, एकरूपता नहीं है। तो इसी तरह से काल विभाजन में अब तक जो प्रयास हुए हैं काल विभाजन को लेकर के, अ, उस पर एक दृष्टावलोकन हम लोग कर सकते हैं, जिससे ये बात स्पष्ट हो सकती है कि काल विभाजन अ, की के विषय में जो प्रयास किया गया है और काल विभाजन की जो समस्याएँ या आधार या आवश्यकताएँ हैं, उनको किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया था, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, कारसादा तासी के द्वारा। गारसादा तासी ने इस्तवार दाला लितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। इसका प्रकाशन 1839 में पहले भाग का हुआ, दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ और इसी तरह से इसका जो दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, वो 1871 में हुआ। हम इस इसमें करीब 738 कवियों को गारसादा तासी ने सम्मिलित किया था और इन इन कवियों में हिंदी के केवल 72 कवि ऐसे थे जो हिंदी के थे, शेष सभी उर्दू के कवि थे। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसमें अ, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, किंतु इस हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सबसे बड़ा अवदान है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ये बात अलग है कि वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, किंतु उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया और इसका हिंदी में अनुवाद भी आगे चल कर के डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया। 1952 ईस्वी में उन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया। इस गारसादा तासी के बाद शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किया और उन शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और ये इतिहास ग्रंथ 1883 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। इसमें भी काल विभाजन और उसके नामकरण का कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया और इसमें करीब 838 कवियों को उन्होंने सम्मिलित किया, उनका जीवन परिचय दिया। ये इनका योगदान या इनका श्रेय हम इस रूप में केवल देख सकते हैं कि ये प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ थे, जिनसे चल कर के आगे के साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने इनसे प्रेरणा ली और इनके कवियों के बारे में या साहित्यकारों के बारे में जो संकलित सामग्री थी, उसका उपयोग किया। शिव सिंह सेंगर के बाद डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन पहले ऐसे साहित्यकार हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का अ, काल विभाजन का पहला प्रयास किया। काल विभाजन के प्रयासों में सर्वप्रथम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम लिया जाता है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का जो इतिहास था, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से उन्होंने लिखा। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया और ये प्रयास निम्नवत रूप में हमारे सामने आता है। उन्होंने सर्वप्रथम जो हिंदी साहित्य का आदि काल है, उसका नाम उन्होंने चारण काल दिया। तो 700 से लेकर के 1300 ईस्वी तक उन्होंने चारण काल की संज्ञा दी। इसी तरह से 15वीं शती का जो धार्मिक पुनर्जागरण था, एक नामकरण उन्होंने
रखा और तीसरा उन्होंने जायसी की प्रेम कविता शीर्षक दिया। चौथा नामकरण उन्होंने ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, 5वां मुगल दरबार, इसी क्रम में तुलसीदास, रीत काव्य, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवि और 9वें शीर्षक के रूप में उन्होंने 18वीं शताब्दी एक अलग से शीर्षक दिया। फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और अंतिम जो उनका विभाजन था वो महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि काल विभाजन का जो पहला प्रयास किया, वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया और उन्होंने कम से कम साहित्य को एक सही दिशा देने का प्रयास किया, उसको व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने लाने का प्रयास किया और किंतु इसमें भी बहुत सारी खामियाँ थीं। इनका जो सबसे बड़ा श्रेय है, वो हम इसे मान सकते हैं कि ये उन्होंने काल विभाजन का पहला प्रयास किया, किंतु ये वैज्ञानिक तरीका वो के रूप वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ के रूप में हमारे सामने नहीं आ पाता है। इसकी जो सबसे बड़ी खामी है इनके इतिहास ग्रंथ में, वो मुख्य रूप से कि इसमें उन्होंने प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया। उन्होंने और कालों के नामकरण में डॉक्टर गिरियर्सन की एकरूपता नहीं मिलती है, जो इसमें असंगति होने का सबसे बड़ा प्रमाण है और कवियों एवं लेखकों का जो कालक्रम है, वो कालक्रमानुसार वर्गीकरण उन्होंने किया है और उनकी मूल प्रवृत्तियों को बहुत हद तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि किस कवि की कौन-सी मूल प्रवृत्ति थी, किस कवि ने किस रूप में साहित्य की सर्जना की, इसे वो स्पष्ट करने में बहुत सफल नहीं रहे हैं। इसी तरह से विभिन्न युगों की जो काव्य प्रवृत्तियाँ थीं, उनकी व्याख्या वो ज़रूर करते हैं, लेकिन उस वो उतनी स्पष्टता और सार्थकता के साथ नहीं करने में सफल हो पाते हैं। इसी तरह से सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोत का उद्घाटन उनके इस काल विभाजन में दिखाई देता है। आरंभिक कार्य को सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने ही चारण काल कहा। ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत उन्होंने ये बात रखी और इसी तरह से चारण काल के अंतर्गत उन्होंने 9 कवियों का उल्लेख किया है हिंदी साहित्य में, जिनमें केदार हैं, कुमारपाल, पुष्य कवि, खुमार सिंह, अन्यदास, चंद, जागनिक, जोधराज और शारंगधर। इन 9 कवियों का उन्होंने चारण काल के अंतर्गत चारण काल के कवियों के रूप में उल्लेख किया है। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के माध्यम से हिंदी साहित्य में पहला प्रयास किया और उन्होंने भक्ति काल को अपने इस इतिहास ग्रंथ में स्वर्ण युग की संज्ञा दी। ये भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। सर्वप्रथम उन्होंने भक्तिकालीन साहित्य की जो गुणवत्ता थी उसको पहचाना। तो इस तरह से डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का एक बहुत बड़ा योगदान इस रूप में हमारे सामने आता है। इसी तरह से हम लोग डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद अगर इतिहास के लेखन के माध्यम से काल विभाजन और काल के नामकरण की बात करें तो मिश्र बंधुओं का नाम आता है। मिश्र बंधुओं से प्रिय विद्यार्थियों आशय है गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, ये तीनों सगे भाई थे और इन मिश्र बंधुओं ने संयुक्त रूप से मिश्रबंध विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था। मिश्रबंध विनोद कुल 4 भागों में प्रकाशित है। इसका जो प्रथम 3 भाग था वो अ, 1913 में प्रकाशित हुआ था और अंतिम जो एक भाग था वो 34 में प्रकाशित हुआ था। मिश्रबंधु विनोद ने अपना काल विभाजन इस रूप में किया है उन्होंने जो चारण काल था ग्रियर्सन का, उसे प्रारंभिक काल की संज्ञा दी और प्रारंभिक काल उसे कहते हुए उन्होंने उसको भी 2 उपशीर्षकों के अंतर्गत बाँटा। पहले उन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल कहा, जो संवत 700 से 1343 ईस्वी तक के अंतर्गत रखा और दूसरा उन्होंने उत्तर आरंभिक काल कहा, जिसे 1344 से 1444 तक का समय निर्धारित किया। इसी तरह से दूसरा काल विभाजन
उन्होंने माध्यमिक काल के रूप में किया। माध्यमिक काल और इस माध्यमिक काल को भी उन्होंने 2 उप शीर्षकों के अंतर्गत व्यवस्थित किया, पूर्व प्रारंभिक काल और माध्यमिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल के अंतर्गत उन्होंने उसकी समय सीमा 1445 से 1560 60 तक संवत तक निर्धारित की और प्रौढ़ माध्यमिक काल को उन्होंने 1561 संवत से 1660 विक्रम संवत तक रखा। तीसरा काल विभाजन उनका था अलंकृत काल और इसको भी उन्होंने विश्व बंधुओं ने पूर्व अलंकृत काल कहा और उत्तर अलंकृत काल कहा। पूर्व अलंकृत काल 1681 से लेकर के 1700 संवत तक उन्होंने पूर्व अलंकृत काल माना और उत्तर अलंकृत काल को उन्होंने 1791 से 1889 तक रखा। इसी तरह उनका जो चौथा काल विभाजन था वो परिवर्तन काल के रूप में किया। परिवर्तन काल की जो समय सीमा विश्व बंधुओं ने निर्धारित की वो 1890 से 1924 विक्रम संवत तक तय किया और अंतिम काल विभाजन का शीर्षक उनका था वर्तमान काल और वर्तमान काल को उन्होंने संवत 1936 से वर्तमान तक माना। तो इस तरह से विश्व बंधुओं का ये दूसरा प्रयास था काल विभाजन का, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन से अधिक प्रौढ़ था और नाम इसके बावजूद भी इसमें वैज्ञानिकता का पूर्णतः अभाव था और बहुत व्यवस्थित इसे भी हम काल विभाजन नहीं कह सकते हैं। किंतु प्रारंभिक रूप में अगर दोनों इतिहासकारों के काल विभाजन और नामकरण पर प्रकाश डालें, तो निश्चित रूप से सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य इन दोनों साहित्यकारों का रहा है। इसी तरह मिश्र बंधु के बाद जो सर्वाधिक व्यवस्थित काल विभाजन और नामकरण का स्वरूप हमारे सामने आता है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन और नामकरण उन्होंने अ अ, आदिकाल और वीरगाथा काल, रीत काल और गद्य काल या आधुनिक काल के रूप में किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, उसमें उन्होंने नामकरण और काल विभाजन का एक व्यवस्थित प्रयास किया, बहुत वैज्ञानिक आधार पर प्रयास किया और वो इतना व्यवस्थित और सराहनीय प्रयास था कि ज़्यादातर आगे के इतिहासकारों ने उन्हीं का अनुकरण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, वो सन 1929 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य का विकास के शीर्षक के रूप में। काशी नागरी प्रचारिणी सभा अ, में हिंदी शब्द सागर प्रकाशित हो रहा था, उसकी भूमिका के रूप में उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, वही आगे चल कर के परिवर्धित और परिष्कृत कर कर के उन्होंने प्रकाशित किया। तो सन 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उनका ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, उसमें उन्होंने नामकरण और काल विभाजन दोनों का बहुत ही व्यवस्थित और उम्दा प्रयास किया अ, और जिसे चल कर के आगे के सारे साहित्यकारों ने माना। उन्होंने चारण काल या प्रारंभिक काल को अ, वीरगाथा काल कहा। आदिकाल से उनका कोई विरोध नहीं था। अंततः उन्होंने आदिकाल को ही सर्वसम्मत से अपनी स्वीकृति दी, लेकिन एक नया नाम उन्होंने वीरगाथा काल कहा। इसी तरह से पूर्व मध्य काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल नाम दिया और अ, उत्तर मध्य काल को उन्होंने रीत काल कहा और आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी। इसकी समय सीमा भी उन्होंने निर्धारित की। संवत 1050 से 1375 तक का समय आदिकाल के अंतर्गत रखा। संवत 1375 से 1700 तक के समय को उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा और 1700 से 1900 तक के समय को उन्होंने रीतिकाल की संज्ञा दी और 1900 से 1900 संवत 1900 से और अब तक या 1984 तक का जो समय है,
उसे उन्होंने गद्य काल के अंतर्गत रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह काल विभाजन सबसे सुदृढ़, स्थायी, वैज्ञानिक और आगे के इतिहासकारों के लिए इतिहास लिखने का एक बहुत बड़ा आधार बना और उनका ये जो नामकरण था और जो काल निर्धारण था, इसको उन्होंने 12 ग्रंथों के आधार पर, जो उस समय उन्हें उपलब्ध हो पाया था, उसके आधार पर इसका नामकरण उन्होंने किया। उनके 12 ग्रंथों में सबसे पहले विजयपाल रासो की बात आती है। विजयपाल रासो, जिसे नल्ल सिंह ने लिखा था, हमीर रासो, सारंगधर का और खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और विद्यापति की 3 कृतियाँ कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली और इसी तरह से खुसरो की पहेलियाँ, जय जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है और जयमेघ जस चंद्रिका मधुकर की। तो इन ग्रंथों के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का अ, प्रयास किया और सबसे पहले उन्होंने पहले काल को इसी आधार पे वीरगाथा काल कहा। तो वीरगाथा काल का जो नामकरण था, वो इन्हीं 12 ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के बाद हिंदी में एक एक नई परंपरा की शुरुआत हुई और आगे के ज़्यादातर साहित्यकारों ने इतिहास लेखन में उनका अनुकरण किया। डॉक्टर बच्चन जी यहाँ तक कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को छोड़कर या सिर्फ़ उन्हीं के अनुकरण पर इतिहास लिखना संभव नहीं है। यानी कि उनको छोड़ कर के भी इतिहास नहीं लिखा जा सकता है और पूरी तरह से उन्हीं का अनुसरण करते हुए भी लिखना उतना उपयुक्त नहीं है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि काल विभाजन और नामकरण के रूप में हिंदी साहित्य का जो स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया, वो बहुत वैज्ञानिक और हर तरह से अ, सटीक है। इसी तरह से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी काल विभाजन और उसकी समय सीमा निर्धारित करने की कोशिश की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार संवत 750 से 1000 संवत तक का समय उन्होंने संधि काल के रूप में बताया और संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत तक उन्होंने चारण काल नाम दिया और संवत 1375 से 1700 तक के समय को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल कहा और संवत 1700 से 1900 तक के समय को उन्होंने रीत काल नाम दिया और अंतिम काल विभाजन उनका आधुनिक काल के रूप में था। संवत 1900 से आगे उन्होंने आधुनिक काल की संज्ञा दी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के आगे गणपत चंद्र गुप्त ने भी काल विभाजन किया। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार सन 1184 से लेकर 1350 तक आदिकाल और पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 4 नामकरण डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने दिया और समय के रूप में उन्होंने अ, आधुनिक काल को सन 1857 से अब तक के अंतर्गत रखा और उत्तर मध्यकाल को 1600 से 1857 ईस्वी के मध्य रखा और सन 1350 से 1600 तक के समय को उन्होंने पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत व्यवस्थित किया। गणपत चंद्र गुप्त के काल विभाजन के बाद जो और व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने काल विभाजन का स्वरूप आता है, वो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो संपादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत किया गया। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक माना और भक्ति काल को उन्होंने 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक निर्धारित किया। इसी तरह से रीति काल को उन्होंने 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक बताया और आधुनिक काल को
उन्होंने 19वीं शती के मध्य से अब तक के बीच में रखा। तो उसके बाद आधुनिक काल के बाद उन्होंने पुनर्जागरण काल या भारतीय युग, जिसे 1857 से 1900 तक के बीच में रखा। फिर उसके आगे वो जो जागरण सुधार काल की संज्ञा देते हैं, या द्विवेदी युग, जिसे 1900 से 1918 के मध्य माना गया। और फिर छायावाद को उन्होंने सन 1918 से 1938 ईस्वी के मध्य रखा। छायावादोत्तर काल में प्रगत प्रयोग काल को 1938 से लेकर के 1953 ईस्वी तक डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में रखा गया है, और उसके आगे के कालखंड को वो नवलेखन काल की संज्ञा देकर समाप्त करते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का जो स्वरूप निकल कर सामने आता है, उसमें कहीं न कहीं जो पूर्ववर्ती इतिहासकार हैं, उनके आधार पर बहुत कुछ उनसे सीखते हुए, उनका अनुसरण करते हुए, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की व्यवस्था देने का प्रयास किया। इसी तरह से डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी काल विभाजन अपनी हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में किया है। उनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। उसमें उन्होंने काल विभाजन का जो पहला काल विभाजन किया, वो अपभ्रंश काल के रूप में किया, फिर भक्ति काल के रूप में, रीत काल और आधुनिक काल के रूप में किया। भक्ति काल को उन्होंने सन 1400 से 1650 ईस्वी तक माना है, और रीत काल को 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक माना है। इसी तरह से आधुनिक काल को उन्होंने सन 1857 ईस्वी से लेकर के अब तक के समय को इसके अंतर्गत रखा है, डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। तो इस तरह से जो काल विभाजन का अ प्रकारांतर से एक जो प्रयास हमारे सामने आता है, उसमें हम देखते हैं कि इन सारे इतिहास ग्रंथों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए, कहीं न कहीं उनसे प्रेरित होकर के और उनके इतिहास ग्रंथ को ध्यान में रख कर के अन्य इतिहासकारों ने रखा। तो ये तो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का स्वरूप था, और इसी तरह से आदिकाल के अ, जो नामकरण को लेकर के, या हिंदी साहित्य के अ, चारों कालखंडों में किस कालखंड का क्या नाम नाम रखना उपयुक्त होगा, इस पर अन्य साहित्यकारों ने विचार किया है। हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विवादित कालखंड रहा है, या सबसे ज़्यादा जिस खंड के नामकरण को लेकर के साहित्यकारों के मध्य अत्यधिक भेद रहा है, वो आदिकाल है। आदिकाल चूँकि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल था, और हिंदी साहित्य के 1100 वर्षों की इस विशाल अ, समय समय को एक जगह समेटना और फिर उसको व्यवस्थित करके अलग-अलग काल विभाजनों में या नामकरणों में रखना एक चुनौती भरा कार्य था। इस संदर्भ में आदिकाल के नामकरण को लेकर के विद्वानों के बीच में बहुत मतभेद रहा है। सबसे पहले आदिकाल की ही अगर बात करें, तो आदिकाल को डॉक्टर जॉर्ज ग्रेशम ने अपनी हिंदी साहित्य का जो उन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ लिखा था, उसमें उन्होंने चारण काल कहा था। इसी तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा देना उपयुक्त समझा, और ये पहले ही हम बता चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल अपने 12 इतिहास ग्रंथों के आधार पर उसकी संज्ञा देने की कोशिश की थी, और मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को ही प्रारंभिक काल कहा, और पंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा, और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल की संज्ञा दी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल आदिकाल को कहा। अ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को आदिकाल कहने का सर्वप्रथम श्रेय उनको ही जाता है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका
हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये 3 महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ उन्होंने लिखे थे और उनमें भी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में सर्वप्रथम उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदी साहित्य का जो सबसे प्रारंभिक काल है, उसे आदिकाल नाम देना सबसे उपयुक्त है। आगे चल कर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं भी वीरगाथा काल देने के बावजूद भी उन्होंने आदिकाल को स्वीकार किया और आदिकाल को ही सबसे उपयुक्त नामकरण के रूप में माना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अ हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा दी गई और ये सबसे उपयुक्त नाम है। इसी तरह से सुमन राजे ने आधार काल कहा और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल की संज्ञा दी। तो इस तरह से आदिकाल को लेकर के विद्वानों के मध्य में काफ़ी मतभेद रहे हैं और जैसा कि प्रारंभ में हम लोगों ने चर्चा की कि ये नामकरण को लेकर के आखिर समस्याएँ क्यों आ रही हैं कि एक ही कालखंड के विशेष अवधि को एक नाम कैसे दिया जाए? तो नामकरण को लेकर के जो शुक्ल जी ने अ, जो मार्गदर्शन किया है या जिसका उन्होंने अनुकरण किया है, वो ये है कि उस समय विशेष में जो भी साहित्य अ, उपलब्ध है, किस रूप में उपलब्ध है, उसमें किस तरह की विचारधारा, किस तरह का चिंतन, किस तरह की गुणवत्ता उस साहित्य में, किस तरह की चेतना सक्रिय रही है। कुल मिलाकर के साहित्य में उपलब्ध जो प्रवृत्तियाँ हैं, उन्हीं के आधार पर नामकरण सबसे उपयुक्त माना जाना चाहिए। लेकिन आदिकाल का जो समय था, वो कहीं न कहीं हम लोग देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली, जिसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं, वो अचानक से तो कहीं उदित नहीं होता है, उसकी जड़ें बहुत पीछे तक जाती हैं। संस्कृत साहित्य के बाद वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बाद अ, 500 ईसा पूर्व से अ, पाली भाषा पहली ईस्वी तक हमारे यहाँ काफ़ी चलन में रहती है और पाली के बाद फिर प्राकृत भाषा आ जाती है। करीब पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक प्राकृत का प्रादुर्भाव प्रभुत्व रहता है। बहुत कुछ जो आदिकालीन साहित्य है वो हमें पाली भाषा में भी उपलब्ध है, प्राकृत में भी और अपभ्रंश भाषा में भी। यहाँ तक कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पाली भाषा कि उन्होंने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य इसको तो वो साहित्य की श्रेणी में भी नहीं रखते हैं। इस पर भी एक विवाद अन्य इतिहासकार इस बात को लेकर के करते हैं। तो हिंदी हिंदी का साहित्य या हिंदी किसे माना जाए, किसे ना माना जाए, इस पर भी लगातार बहुत मतभेद रहे हैं साहित्यकारों के मध्य में। तो यही कारण है कि इतने सारे नाम आदिकाल के संदर्भ में हमारे सामने आते हैं और बहुत सारे इतिहासकार अ, अपने-अपने तरीके से नए-नए नामकरण दे देते हैं। हालाँकि इन नामकरणों के पीछे कहीं न कहीं उस समय का जो उपलब्ध साहित्य था अ, ये उसके लिए ज़िम्मेदार है। जैसा कि डॉक्टर जॉर्ज गिरिश्म ने जो चारण काल कहा, वो यूँ ही तो नहीं कह दिया। कहीं न कहीं जो उस समय जो प्रशस्त साहित्य लिखा जा रहा था, कोई न कोई कवि किसी न किसी राजा के रजवाड़े के राज दरबार में रह कर के काव्य लेखन करता था। तो वो निश्चित रूप से जब जिसके अधीन रहेगा जिससे उसका जीवन यापन होगा जिसके माध्यम से, तो उसकी अतिरेक करके वो प्रशंसा करेगा, जो नहीं भी सही होगा, उसे सही बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। तो आदिकाल में इसीलिए चारण साहित्य हमें जो उपलब्ध होता है या उसका नाम जो मिलता है, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। सिद्ध सामंत का राहुल संकृत्यायन ने कहा, तो वो जो उस समय का साहित्य था, वो इसी रूप में उपलब्ध होता है और कहीं न कहीं साहित्य में इसका स्वरूप हमें दिखाई देता है। लेकिन वहीं पर जैन हुए, नाथ हुए, सिद्ध हुए, ये स्वतंत्र रूप से काव्य रचनाएँ करते थे, किसी रजवाड़े में, किसी राजा, महाराजा के दरबार में नहीं रहते थे। स्वतंत्र रूप से लिखते थे, तो उनका समाज के बारे में जो विरूपताएँ थी, समाज की जो समस्याएँ थी या आम जनमानस जिस संवेदना, वेदना से गुज़रता था, उसे चित्रित किया स्वतंत्र रूप से। कहीं न कहीं इनका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ अधिक था, तो उनके काव्य में भी वो चीज़ें जन को लेते हुए भी आ ही जाती थी। तो इस तरह से आदिकाल के नामकरण संबंधी जो विभिन्न विचार हैं, वो कई हैं, लेकिन सर्वसम्मत से आदिकाल को मान लिया गया है। तो हम लोग आदिकाल अ, नामकरण को
मान के चलते हैं कि हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक काल का नामकरण है, वो आदिकाल सबसे उपयुक्त है। इसी तरह से भक्ति काल के नामकरण को लेकर के विद्वानों के मध्य कोई मतभेद नहीं रहा है। भक्ति काल सब लगभग एक मत से सबने स्वीकार किया कि चूँकि उस समय का जो साहित्य था, वो इतना वैविध्य लिए नहीं था। उसमें ज़्यादातर रचनाकार कहीं न कहीं परमात्मा अ को पाना या परमात्मा को अपना जीवन समर्पित करके वो रचनाकार करते थे और इस भक्ति काल में चूँकि केवल भक्ति नहीं था बल्कि एक जन आंदोलन था कि आम जनमानस की जो समस्याएँ थीं, आम जनमानस की जो तमाम तरह की तकलीफ़ें थीं, उनको उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया और इस तरह से भक्ति काल के नामकरण को लेकर के सब में लगभग एकरूपता मिलती है। लेकिन रीत काल फिर ऐसा कालखंड है जिसको लेकर के अलग-अलग विद्वानों ने अपने-अपने तरीके से इसका भी नामकरण करने का प्रयास किया, जिनमें हम लोग देखते हैं कि जॉर्ज ग्रेशम ने रीत काव्य को अ रीत काव्य नाम दिया, रीत काल को और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल की ही संज्ञा दी है रीत काल को। इसी तरह से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को श्रृंगार काल कहा और मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी। शंकर शुक्ल ने कला काल कहा। तो रीतकाल के नामकरण को लेकर के भी मतैक्य हैं। अलग-अलग साहित्यकारों ने उसको अलग-अलग संज्ञा दी, लेकिन सर्वसम्मत से रीतकाल सबके लिए उपयुक्त है और चूँकि रीतकालीन जो साहित्य है, कहीं न कहीं अ एक रीत, एक परंपरा में आबद्ध होकर के रीतबद्ध रचनाओं के चलन को ध्यान में रख कर के वो कवि अ, चलता रहा है तो रीत काल का नाम उपयुक्त हर दृष्टि से रहा है। इसी तरह से आधुनिक काल के जो विभिन्न कालखंड हैं, उनके नामकरण को भी अ, उनका भी नामकरण किया गया। लेकिन उनके नामों को लेकर के कोई विभिन्न मत नहीं आए जिनमें हम लोग देखते हैं कि हिंदी आधुनिक कालखंड का जो पहला नामकरण है, वो भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग इसे अधिक से अधिक पुनर्जागरण काल की भी संज्ञा दी जाती है। भारतेंदु युग का समय भारतेंदु युग का जन्म चूँकि 1850 में हुआ था, तो कुछ साहित्यकार 1850 से 1900 तक के समय को भारतेंदु युग के रूप में मानते हैं और कुछ 1857 से 1900 तक के समय को भारतेंदु युग की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से भारतेंदु युग और भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल भी कहते हैं और द्विवेदी युग की जो समय सीमा है, वो सन 1900 से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग रहा है, जिसमें 1903 में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जिस तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य को एक नई दिशा दी, साहित्य कारों को, रचनाकारों को, कवियों को स्वयं उनकी रचनाओं का परिष्करण करके और साहित्य को काफ़ी उन्नतशील बनाया। उनके इस योगदान को देखते हुए ही दूसरे कालखंड आधुनिक काल के द्विवेदी युग उन्हीं के नाम पर पड़ा और भारतीय युग भी भारतेंदु जी के नाम से पड़ा। इसके बाद छायावाद, झरना के प्रकाशन से ही छायावाद का प्रारंभ मान लिया जाता है। सन 1918 से लेकर 1936 तक के समय को हिंदी साहित्य में छायावाद की संज्ञा दी गई है। इसी तरह से 36 से लेकर के 43 तक का जो समय है, वो हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का नामकरण साहित्यकारों ने किया और 1943 से 1953 तक के समय को हम लोग प्रयोगवाद के रूप में जानते हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद जिसके प्रवर्तक अज्ञे को माना जाता है, तार सप्तक जो पहला प्रकाशित हुआ था 1943 में हुआ था और वहीं से प्रयोगवाद का प्रारंभ मान लिया जाता है। इसी तरह से नई कविता और उसके बाद प्रयोगवाद के बाद नई कविता आती है और उसका प्रारंभ 1953 से अधिकतर विद्वानों ने माना है और नई कविता करके एक पत्रिका जगदीश गुप्त जी निकालते थे और उस पत्रिका के प्रारंभ के साथ ही प्रकाशन के साथ ही नई कविता का प्रारंभ माना गया। तो इस तरह से आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड और उनके नामकरण अ, इस तरह से हैं। तो इसी तरह से
हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण को लेकर के विभिन्न विद्वानों के मध्य विभिन्न तरह के मत रहे हैं और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आज जो स्वरूप बन कर के हिंदी साहित्य का हमारे सामने आता है, नामकरण हो या काल विभाजन हो, वो व्यवस्थित रूप में है और हमारे विद्यार्थियों को इस रूप में काल विभाजन को देखना है। मानक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो काल विभाजन और नामकरण है, उसे हम लोग अपने अध्ययन में रखें और साथ ही साथ आलोचनात्मक दृष्टि से अन्य इतिहासकारों ने क्या कुछ कहा है, उस पर विचार विचार करके उसका विश्लेषण कर लें और अ, इन सब के बारे में अपनी एक स्पष्ट अवधारणा रखें। इसी तरह से हिंदी साहित्य के आरंभ और विकास की जो दूसरी इकाई है, उसमें आदिकालीन काव्य धाराएँ हैं। आदिकालीन काव्य धाराओं में सिद्ध काव्य है, नाथ काव्य है, जैन काव्य है, रासो काव्य है और लौकिक साहित्य है। तो हम लोग देखते हैं कि आदिकालीन काव्य धाराओं में जो विविधता है साहित्य की, वो बहुत व्यापक है। एक तरफ सिद्ध साहित्य कहीं न कहीं सिद्ध साहित्य जो बौद्ध धर्म था, उसकी वज्रयान शाखा से प्रभावित था और सरहपा को प्रथम सिद्ध माना जाता है। सिद्धों की जो संख्या थी वो 84 है और संध्या भाषा शैली का ये लोग उपयोग करते थे और जो भी समाज की विडंबनाएँ थी, विरूपताएँ थीं, उनका ये विरोध करते थे और इस तरह से सिद्ध साहित्य से प्रभावित होकर के जो अखड़ता कबीर में आती है, जो कहीं न कहीं जो हठ योग कबीर का है, वो सिद्धों से प्राप्त करते हैं। तो भक्ति काल की एक तरह से पृष्ठभूमि के रूप में जो आदिकालीन काव्य धाराएँ हैं, उसको हम देख सकते हैं। इसी तरह से नाथ साहित्य गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे और उन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है। तो उन्होंने नाथ साहित्य की स्थापना की और नाथ के साथ जैन जैन साहित्य में भी विपुल साहित्य हमें प्राप्त होता है। जैन साहित्य के रूप में आप इस देखते हैं कि अ, जो पहुँचरियु है, जिसे रामायण की कथा का ही उसमें अंश निहित है और स्वयंभू इसके बहुत बड़े कवि हैं अपभ्रंश भाषा के और इसी तरह से रासो काव्य का जो साहित्य है वो तो बहुत विपुल है, जिसमें सर्वप्रथम जो हिंदी साहित्य का महाकाव्य हमारे सामने आता है, वो रासो काव्य के अंतर्गत ही है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने जिसकी रचना की थी और हिंदी साहित्य का इसे प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो रासो काव्य के अंतर्गत ही आदिकाल के अंतर्गत ही जहाँ एक तरफ अमीर खुसरो खड़ी बोली में काव्य रचना कर रहे होते हैं और खड़ी बोली के अमीर खुसरो पहले कवि भी बनते हैं, उनका वास्तविक नाम अबुल हसन था और अ अ, उन्होंने पहेलियाँ लिखी और अ, खालिक बारी उनकी विशिष्ट रचना है, गज़लें हैं, 2 सुखने हैं, तो इस तरह से उनकी जो उपलब्ध रचनाएँ हैं, उनके माध्यम से खड़ी बोली में गज़ल लिखना या कविता लिखना, इसका प्रारंभ, इसका जो श्रेय है, वो अमीर खुसरो को जाता है और इसी तरह से ढोला मारू दुआ करके जो लौकिक साहित्य भी हमें अ, समृद्धशाली रूप में आदिकाल में प्राप्त होता है। तो आदिकालीन काव्य धाराओं में सिद्ध सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, जैन और रासो लौकिक साहित्य इत्यादि के रूप में काव्य की विविध धाराएँ उस समय सक्रिय रहती हैं। अ, इसी तरह से भक्ति आंदोलन तीसरी इकाई के रूप में परिस्थितियाँ और उनकी जो सामान्य विशेषताएँ हैं, इसमें भक्ति का उद्भव अ किस रूप में हुआ, उसका अर्थ या स्वरूप क्या है? भक्ति आंदोलन संबंधी जो विभिन्न परिस्थितियाँ थी हमारे यहाँ की, वो चाहे सामाजिक हों, राजनीतिक हों, आर्थिक हों, धार्मिक हों, सांस्कृतिक हों या साहित्यिक हों, अ, इन पर विचार इस इकाई के अंतर्गत किया गया है। भक्ति काव्य की जो प्रमुख विशेषताएँ रही हैं, उनमें ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम की भावना हमें दृष्टिगत होती है। जितने भी भक्तिकालीन कवि हैं, उनकी कविताओं में ईश्वर के प्रति अटूट आस्था है और ये आस्था उनकी हर रचना में दृष्टिगत होती है। सर्वप्रथम भक्ति हमारे यहाँ 14वीं शताब्दी तक अ, उत्पन्न होती है। इसके पहले वो दक्षिण भारत में थी, जिसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है और
रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य थे, जिन्होंने समाज की विडंबनाओं का, समाज में जो कुप्रथाएँ थी, समाज में जो ऊँच-नीच का भेदभाव था, उसका पुरज़ोर विरोध किया। कबीर उन्हीं के शिष्य रहे हैं। अ, इसके अलावा गुरु महिमा का वर्णन भक्तकालीन साहित्य की जो सर्वाधिक विशेषता है, वो गुरु महिमा का वर्णन है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागूं पाँव। कबीरदास ग की कविताओं में, उनके दोहों में गुरु की महिमा का जिस तरह बखान किया गया है, वो बिल्कुल परमात्मा के समतुल्य अपने गुरु को स्थान देते हैं और उन्हीं का कहीं न कहीं अनुसरण करते हुए संत कवियों अ, अधिकतर संत कवियों ने गुरु की महिमा का वर्णन इस रूप में किया। नाम स्मरण की प्रधानता रही है वक़्तकालीन साहित्य में, नाम की महिमा का अ, स्मरण पर बल दिया है। साथ ही साथ शास्त्र ज्ञान की जो अनावश्यकता थी, अ, उसको बताने का प्रयास किया है कि केवल शास्त्र के ज्ञान से ही कोई विद्वान नहीं हो जाता है, कोई महान नहीं हो जाता है। तो इसलिए वो निरर्थक है अगर वो चीज़ें हमारे आचरण में नहीं है, हमारे व्यवहार में नहीं है, हमारी संवेदना और प्रवृत्तियों में नहीं है। इसी तरह से अहंकार का त्याग और लोक जीवन से जुड़ाव, ये भी भक्तकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में है। इस कालखंड के जो भी कवि हैं, वो लगभग इस बात का बराबर इस पर बल देते रहते हैं कि अहंकार का त्याग करना या जो अ, अपनी जो लोक जीवन की चीज़ें हैं या आम जनमानस है, उससे जुड़ाव हमारा किस रूप में है, इस पर बल देते हैं। संपूर्ण जो भक्त साहित्य है, वो मुख्य रूप से निर्गुण काव्य और सगुण काव्य में विभक्त है। निर्गुण काव्य के अंतर्गत संत काव्य धारा और सगुण काव्य धारा की बात होती है। इसी तरह से अ अ, निर्गुण काव्य में को भी संत काव्य और सूफी काव्य धारा में विभक्त करते हैं और सगुण काव्य को राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा में व्यवस्थित किया गया है। संत काव्य के जो प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, वो कबीरदास हैं। उसी तरह से सूफी काव्य धारा के अ मुल्ला दाऊद, जो प्रथम सूफी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इस तरह से 2 प्रमुख प्रवृत्तियों में भी कहीं न कहीं उसमें निचले स्तर पर विभेद दिखाई देता है और इसी तरह से सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि तुलसीदास जी हैं और और उसके बाद कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में सूरदास जी का नाम लिया जाता है। तो इस तरह से जो संपूर्ण भक्ति काल है, वो इन 2 प्रवृत्तियों में विभक्ति दिखाई देता है, निर्गुण और सगुण और उसके अंतर्गत अ अ, आपका संत साहित्य और सूफी काव्य धारा और उधर कृष्ण और राम काव्य धारा समृद्ध रूप में हमारे सामने आता है। तो भक्ति ये संपूर्ण रूप से खंड 1 के अंतर्गत हम इन हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका अध्ययन करते हैं, इन पर विचार करते हैं और कहीं न कहीं से ये जो अ, भक्तिकालीन साहित्य है, उसका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। यही कारण है कि इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अ, भक्ति आंदोलन और उसकी जो परिस्थितियाँ हैं, उसकी जो विशेषताएँ हैं, वो इस रूप में हैं और आदिकाल और भक्तिकाल, तो इनका क्रमबद्ध रूप में हम लोग विकास और इनकी परिणति इस रूप में देखते हैं। तो साहित्य के तौर पर भक्ति कालीन जो आंदोलन था, वो इसी रूप में आगे बढ़ा और उसमें कबीर की रचनाओं के रूप में अ, काफ़ी कुछ हमारे सामने आता है और भक्ति काल के जितने भी कवि रहे हैं, उन सबका विशेष रूप से ये योगदान रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी नाते कहा था कि जो साहित्य है, वो कहीं न कहीं जनता की चित्तवृत्तियों के माध्यम से प्रकट होता है, वो हमारे सामने आता है और
इस तरह से भक्तकालीन जो साहित्य है उसकी विभिन्न जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो प्रकृति है, वो इस तरह से आता है। इसमें सूफ़ी कवियों में कुतुबन हुए, मुल्ला दाऊद हुए, मंझन हुए, जायसी हुए। अ, इनमें चंदायन महाकाव्य जो सूफ़ी काव्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और मन मला हंसावली हुई, चंदायन हुआ अ, और सत्यवती कथा, मृगावती ये इत्यादि सूफ़ी काव्य की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं और इन कृतियों में कहीं न कहीं से सूफ़ी काव्य का उद्भव और उसका प्रकारांतर विकास हमें दृष्टिगत होता है और इसी तरह से अ कबीर की रचनाओं में कबीरदास लगातार गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हैं और इस तरह से कबीर अ, की कृतियों में कहीं न कहीं से गुरु ग्रंथ साहब में उनकी रचनाएँ संकलित हैं और उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है। कबीर का की वाणी का जो मुख्य संकराव धर्मदास ने बीजक के रूप में किया था और 1464 ईस्वी में बीजक प्रकाशित हुआ था। इसके 3 भाग रामायणी और शबद और साखी के रूप में, जिसमें कबीर के बारे में उल्लेख मिलता है। रामायणी से उनका अभिप्राय था रामायण से और शबद का शाब्दिक अर्थ शब्द है और साखी साक्षी के रूप में उन्होंने व्यक्त किया है। तो कबीरदास का अ, जो कविता कहने का था इसलिए उन्हें भाषा का डिक्टेटर आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है और शुक्ल जी ने कबीर की जो वचनावली है उसके सबसे प्राचीन अ, प्रति होने का उल्लेख किया है। बाबू श्याम सुंदर दास ने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने वही उन्हें सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है और हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें अ, भाषा का डिक्टेटर कहा ही था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी भक्तकालीन कवि हैं उनमें कबीर का प्रमुख रूप से नाम हमारे सामने आता है और कबीर समाज में व्याप्त अ, जितनी भी तरह की रूढ़ियाँ हैं, आडंबर हैं जातवादी वर्णवादी जो व्यवस्थाएँ हैं उस पर वो अ, बहुत प्रबल प्रहार करते हैं, उसका प्रबल विरोध करते हैं। तो एक तरह से जो भक्तकालीन साहित्य है, वो एक जन आंदोलन के रूप में हमारे सामने आता है और इसके कवियों ने अ लगातार इसका चित्रण अपने काव्य में किया है। इसी के तदनंतर रैदास का नाम लिया जाता है और रैदास कबीर के बाद रैदास हुए, गुरु नानक हुए और इसमें कई सारे पंथ भी हमें इस कालखंड में दिखाई देते हैं। जैसे कबीर पंथ हुआ, सिख हुआ, उदासी उदासी पंथ हुआ या बाबा लाल जी, बावरी, सत्यनामी इत्यादि जो पंथ भी चले, तो संपूर्ण रूप से जो भक्तिकालीन साहित्य है, वो हमें इस रूप में दिखाई देता है। कहने का आशय यह है कि खंड 1 के अंतर्गत अ, हमने देखा कि एक तरफ आदिकालीन साहित्य है जो 1050 से प्रारंभ होकर के 1375 तक के मध्य चलता है और इसमें अ, आपके परमाल रासो हुए, चंद बरदाई हुए परमाल रासो के लेखक जगनीक हुए या विजयपाल रासो हुए, तो दलपत विजय, तो इन सारे रचनाकारों का हम लोगों ने अध्ययन किया। उसी क्रम में काव्य की कई सारी धाराएँ जैन के रूप में जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य के रूप में हमारे सामने आती हैं और इसी क्रम में भक्तिकालीन साहित्य का स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो अ, हमने खंड 1 के अंतर्गत मुख्य रूप से आदिकालीन साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का आज अपने अध्यापन का केंद्र विषय बनाया और दूसरा जो प्रमुख अ काव्य का स्वरूप था उस पर चर्चा की, जिनमें सिद्ध, नाथ, जैन और लौकिक साहित्य का प्रारूप आता है। इसी तरह से
भक्ति काल में किस तरह से भक्ति काल का दक्षिण भारत में उदय होता है और उसका उत्तर भारत में रामानंद जी उसे उत्तर भारत में ले आते हैं और अ, इस पर अध्ययन किया। अब खंड अपने इस पहले व्याख्यान में मुख्य रूप से हम लोगों ने आदिकाल पर चर्चा की और अपने द्वितीय व्याख्यान में अब हम आगे का क्रम करेंगे। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको।